हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्रिटिश एम्पायर जो कि सब कंटिनेंट यानी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में था, उसके हवाले से। सिख गवर्नमेंट के इख्तिताम जो सिख एम्पायर था वो तकरीबन 1839 तक था। जदीद पाकिस्तान के किसी भी इलाके पर अंग्रेज़ों या दीगर यूरोप ताकतों की हुकूमत न थी, जबकि कराची उन दिनों छोटा सा गांव था जो बंदरगाह की तरफ था और मिट्टी का किला उसकी हिफाजत किया करता था। एक छोटे से गांव पर कब्ज़ा कर लिया गया और उसे एक बंदरगाह के साथ एक अनकीलों के तौर पर रखा गया। पहले अफ़गान जंग का अड्डा जो जल्द ही उसके बाद हुआ। बाकी सिंध को 1843 में ले लिया गया था और उसके बाद की दिहाइयों में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फिर सिपाही बगावत के बाद 1857 से 1858 बरतानवी सल्तनत की मलकाए विक्टोरिया के बराह रास्त हुक्मरानी के बाद मुल्क के बेशतर हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया। जुज़वी तौर पर जंगों और मुआहदों के ज़रिए अहम जंगें हुई बलोच टालपुर ख़ानदानों के ख़िलाफ़ थीं, जो कि सिंध में मयानी की जंग 1843 में, एंग्लो अफ़गान जंगें 1893 तक तमाम जदीद पाकिस्तान बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत का हिस्सा था और 1947 तक आज़ादी तक ऐसा ही रहा। अंग्रेज़ों के दौर में जदीद पाकिस्तान ज़्यादातर सिंध डिवीज़न, सूबा पंजाब और बलूचिस्तान एजेंसी में तकसीम था। मुख्तलिफ़ रियासतें थीं जिनमें सबसे बड़ी बहावलपुर, सिंध मुंबई प्रेसिडेंशन का हिस्सा था और कई सालों से बहुत से शिकायत थी कि इसे जदीद मुंबई और दूर दराज के हुक्मरानों ने नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि आम तौर पर कराची में एक कमिश्नर होता था। पंजाब, जिसमें जदीद हिंदुस्तान रियासत भी शामिल थी, तकनीकी तौर पर उससे भी ज़्यादा दूर कलकत्ता से बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्से के तौर पर हुकूमत की जाती थी, लेकिन अमली तौर पर ज़्यादातर मामलात बरतानवी अहकाम के सुपर्द किए जाते थे, जो अक्सर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तवाना और मौसर थे। सबसे पहले सर हेनरी लांस के सरबराही में एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था जो पहले लाहौर दरबार में बरतानवी रिहाइशों के तौर पर काम कर चुका था। बोर्ड के झेल में काबिल सताइश अफसरान के एक ग्रुप ने काम किया, जिसे इज्तिमाई तौर पर हेनरी लांसन के यंग मैन के नाम से जाना जाता है। बगावत के बाद सर जॉन लेंस पंजाब के पहले गवर्नर बने। पंजाब कैनाल कॉलोनियाँ एक पुरजोश और बड़ी हद तक कामयाबी मंसूबा था, जिसका आगाज़ 1880 की दिहाई में हुआ था, जिसका आगाज़ आपाशी के ज़रिए नए खेती बाड़ी करने, दूसरी जंगों पर आबादी के दबाव को दूर करने के लिए किया गया था। ज़्यादातर इलाका अब पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान एजेंसी बड़ी हद तक शाही रियासतों और कबायली इलाकों पर मुश्तमिल थी और उस पर हल्के से हुकूमत की जाती थी। हालांकि अफ़गान सरहद के करीब क्वेटा को फ़ौजी अड्डे के तौर पर बनाया गया था। अफ़गानों या रूसियों के हमले की सूरत में 1935 का क्वेटा का ज़िलज़ला एक बड़ी तबाही थी। 1876 से एहसास दूर शुमाल को चीफ़ कमिश्नर सूबा बना दिया गया। अफ़गानिस्तान के साथ सरहद जो पाकिस्तान की जदीद सरहद है, बिलाखर 1893 में डोरेंट लाइन पर तय की गई। रेलवे की तमीर 1850 की दिहाई में शुरू हुई और ज़्यादातर नेटवर्क कुछ कच्चे आब बंद हो चुका था। 1900 तक मुकम्मल हो गया था। बरतानवी हुकूमत की तहत कराची में बहुत ज़्यादा तोसी हुई। उसके बाद लाहौर और दीगर बड़े शहरों ने कुछ हद तक तोसी की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़तह किया था। 1847 में हैदराबाद की जंग और मियानी की जंग से सिंध फ़तह हुआ था। 1849 में दूसरी एंग्लो सिख जंग के दौरान पंजाब और मशरक़ी खैबर पख्तूनख्वा को फ़तह किया गया था।
برطانوی راج کے ذریعے کے زیر قبضہ علاقے درج ذیل جنوبی بلوچستان 1876 میں کلات کے معاہدے کے ذریعے کنٹرول میں کیا گیا۔ مغربی بلوچستان کو دوسری انگلو افغان جنگ میں برطانوی سلطنت نے 1880 میں معاہدہ گندمک کے ذریعے فتح کیا۔ 1877 میں سید امیر علی نے ہندوستان مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے سینٹرل نیشنل محمدن ایسوسی ایشن جو ہے وہ قائم کی، جنہیں 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ناکام سپاہی بغاوت کے نتیجے میں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ انگریزوں کو غیر ملکی حملہ آور کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن یہ تنظیم 19ویں صدی کے آخر میں زوال پذیر ہوئی۔ 1885 میں انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد ایک فورم کے طور پر رکھی گئی، جو بعد میں ایک قوم پرست مقصد کو فروغ دینے کے لیے ایک پارٹی بن گئی۔ اگرچہ کانگریس نے برطانوی راج سے آزادی کی جدوجہد میں مسلمان کمپنی کو شامل کرنے کی کوشش کی اور کچھ مسلمان کانگریس میں بہت سرگرم تھے، مسلمان رہنماؤں کی اکثریت بشمول بااثر سر سید احمد خان پارٹی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ 1900 میں ایک اہم موڑ آیا جب آگرہ اور اودھ کے ماتحت صوبوں میں برطانیہ انتظامیہ نے ہندو مطالبات کو تسلیم کیا اور ہندی کو دیوناگری رسم الخط میں لکھی گئی ہندوستانی زبان کا ورژن سرکاری زبان بنا دیا گیا۔ ایک نئی ہندو اصلاحی تحریک کے کارکنوں کی طرف سے خطے تبدیلی نے بھی مسلمانوں کی اپنے عقیدے کے بارے میں اشاعت کو جنم دیا۔ بالآخر مسلمانوں کو خوف ہوا کہ ہندو اکثریت انگریزوں کی جانب کی بعد اس خطے میں مسلمانوں کے حقوق کو دبانے کی کوشش کرے گی۔